अगर हम लोग और फर्दर उसकी गाइडलाइंस की बात करें ब्रिटिश असेंबली ब्रिटिश कैबिनेट की, तो उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या जो प्रिंसली स्टेट थे वो अपनी रिप्रेजेंटेशन सिलेक्शन कैसे करवाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, आपस में बातचीत कर लेते थे और बातचीत करने के बाद इसमें अपने सिलेक्शन करवा लेते थे। तो बातचीत करके ये फैसले करवा लेते थे। जब हम लोग आगे चल के फर्दर पढ़ेंगे तो जैसे कि अगर मैंने शायद कहीं पे एक बार पढ़ा है कि कोई अफ्रीकन कोई प्रेसिडेंट या कोई वहाँ के कोई पॉपुलर लीडर थे, तो उन्होंने कहा कि आप फैसले कैसे लेते थे, मतलब आपने फैसले लेना अति अच्छी तरीके से सीखा कैसे। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पिता एक कबीले के नेता थे, तो वो सबकी बात मतलब बातचीत करके ग्रुप बना के बैठ के बात करते थे। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करके करते हैं, तो फैसले अच्छे निकलते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, अगर एक टॉपिक को लेकर अगर एक आदमी सोच सकता है, तो अगर कोई इस टॉपिक को 5 लोग 5 अलग अलग तरीके से सोचें, तो ये फ़र्क पड़ता है कि हम इसमें कई सारे उसके एक्सपेक्ट देख पाएंगे प्रॉब्लम के, और कुछ नहीं होता है। किससे? कंसल्टेशन से। तो जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका सिलेक्शन कैसे करते थे? कंसल्टेशन करके, मतलब बातचीत कर कर। तो हम लोग इस फर्दर टॉपिक को पढ़ते हैं, तो हम लोग अब नई हेडिंग पे पहुंचते हैं, नई सब हेडिंग पे पहुंचते हैं, जिसका क्या है? कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी जिसने संविधान को लागू करवाया था, तो उसकी कंपोजिशन उसमें मतलब था क्या, कौन कौन था, कैसे कैसे था, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, दोज मेंबर हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज which fell under Pakistan ceased to be member of the Constitution Assembly. The number of the member in the assembly was reduced to 299. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो उस समय में हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उससे कई मेंबर्स हट गए थे। क्यों हट गए थे? जो पार्टीशन की वजह से हट गए थे। जब कब 3 जून को 1947 की बात है, जब पार्टीशन हो गया, तो उसके बाद जब लोग थे वहाँ के जो पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर इलेक्टेड हुए थे, अब भैया जब पाकिस्तान इंडिया में आता ही नहीं है, तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उनका अधिकार ख़त्म तो पहले ही हो गया यहाँ पे। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग बचे थे वो कितने बचे थे? वो बचे थे मात्र 299 लोग बचे थे। कितने? वो जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीते थे, अब वो अपने आप हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि वो अब नया देश बन गया था। इस वजह से यहाँ पे इंडिया में कितने लोग बचे? यहाँ पे केवल सीट के लिए 299 लोग बचे। अगर हम लोग फर्दर आगे पढ़ें तो हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट तैयार हो गया था। और इसको साइन किसने किया था? 284 मेंबर्स ने साइन किया था। तो आप लोगों के मन में अभी एक कीड़ा काट रहा होगा कि आपने जब पहले बताया था कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लोग थे? 299 थे, और अब कितने हैं? 284 हैं। तो ये क्यों कि ये इतने लोग कम कैसे हो गए? तो बच्चे लोग, तो हम लोगों को अगर पता हो तो भैया हमें अब ये कब थे? 1947 में इतने थे, और 2 साल के अंतराल में बेटा बूढ़े बूढ़े आदमी थे। अब बूढ़े पुराने आदमी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, तो इस वजह से वो थोड़े कुछ कम हो गए, किसी की तबीयत ख़राब हो गई। तो वहाँ पे कितने लोग थे? 284 लोग वहाँ पे मौजूद थे। और वो उन्होंने क्या अपने अपने हस्ताक्षर किए, और उन्होंने वर्जित कर दिया कि भैया हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और आज से ये लागू हो गया। तो भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब था? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट कब कर लिया गया? 26 नवंबर 1949 को मान लिया गया था। और इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट एट ऑन 24 जनवरी 1950। 24 आई मीन सॉरी, मैंने 24 लिख दिया यहाँ पर, 26 जनवरी 1915 and adopted their signature. The constitution as finally passed. The constitution came into force on जनवरी 1915। तो भैया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट कर लिया गया था, और इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था? 26 नवंबर 1949 में बन गया था। तो हम लोग नवंबर से लेके जनवरी तक का वेट क्यों किया? आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम लोग पूर्ण कंप्लीट
इंडिपेंडेंस की बात करें तो आप लोगों को डेट याद हो 26 जनवरी 1930 को हम लोगों को पता है कि संपूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो इस वजह से ये लोग 2 महीने तक रुके रहे कि कम हम लोग को जो इंडिया की है ये एक सिंबॉलिक फॉर्म पर हमें आज़ादी मिल जाए, ऐसा हमने कहा था पहले समय में, तो आज हमें मिल गई है। इस वजह से ये 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो था, लागू हुआ था। अगर हम लोग फर्दर आगे की बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कब? जब हमारे देश में पार्टीशन हो गया था। तो अगर आप लोगों ने कई सारी इंडियन मूवीज़ के थ्रू या सिनेमा के थ्रू जब भी देखा हो, तो भैया जो पार्टीशन है, पार्टीशन में इतनी ज़्यादा तौर पर मैंने आई थिंक मुझे याद है कि मैंने शायद बचपन में कोई मूवी वगैरह देखी थी, तो उसमें हमने देखा था कि लोगों की मास किलिंग की गई थी कि अगर ट्रेन अगर इंडिया से पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान से इंडिया आ रही है, तो उनमें कोई अगर दूसरे देश का या हिंदू या मुस्लिम हो तो उन्हें जिंदा काट के पूरी की पूरी ट्रेनें खाली, मतलब कटी हुई लाशें आ रही थी। तो ये माहौल था, इतने ऐसे माहौल के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, तो उस समय कितनी ज़्यादा, क्या कहते हैं कि हाहाकार मच गया था हर तरफ, हर जगह कहीं मर्डर हो रहा था, कहीं कोई घर छोड़ के भाग रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो अगर हम लोग फर्दर बात करें तो जो हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबको राइट्स मिले थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मिलके हमारे जो देश की आज़ादी है उसका आप पार्ट बनिए। तो हम लोग बात करें तो अगर उस समय की बात करें या अभी की बात करें तो भैया जाति व्यवस्था इतनी बुरी तरीके से हमारे समाज के अंदर बैठी हुई है कि क्या कहते हैं कि भैया अगर आदमी, मैंने भी अगर देखा है लाइफ में, तो मैंने भी कई लोगों को देखा है जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको लोग अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कई बार देखा है मैंने। पर हाँ, इतने लेवल पे बात नहीं है जितना पहले कि उस समय आज़ादी के समय की बात करें या अभी की समय की बात करें, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस आ गया है। तो लोग खुलकर इतनी ज़्यादा तरीके से उन चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, लोगों को धुतकार नहीं पाते हैं, पर करते हैं, कुछ लेवल पर करते हैं, मैंने भी खुद भी देखा है। तो उसी तरह अगर हम लोग कहें कि जो सभी रिलीजन के लोग थे उनको पार्टीशन में दिया गया, वोट्स मिले, आई मीन सबको मौका मिला हमारे देश का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पढ़। और बात करें कि जो शेड्यूल कास्ट से लोग बिलोंग करते थे, कितने लोग थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? 28 मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। सोच के देखिए आप कि इसमें ध्यान रखा गया था कि किसी भी मतलब रिलीजियस कम्युनिटी से कोई भी लोग कम ना पड़े भैया, कि अगर कोई कल के दिन ऐसा आ गया कि भैया आपने तो पार्टीशन में हेल्प नहीं की, तो हम आपको क्यों दें कोई राइट्स या कुछ भी क्यों दें। तो इसलिए ध्यान रखा गया कि इसलिए सभी जितने भी मेजर रिलीजन थे उस समय में इंडिया के, तो सबको सीट मिली। अगर हम लोग बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट में भी 28 लोगों को चुना गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। अगर हम लोग फर्दर बात करते हैं किसके पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे उस समय में, तो उस समय तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो पॉलिटिकल पार्टी तो वैसे कहा जाए तो दूसरी पार्टी थी ही नहीं। अगर कहा जाए तो कितनी 82% कितनी 82% सीट किसके अलॉटेड थी, रिजर्व थी किसके? कांग्रेस के द्वारा। तो अगर हम लोग इसको फर्दर इस टेक्स्ट को पढ़ें तो इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली ऑक्यूपाइंग एज many as 82% of the seat in the assembly. After the partition, the Congress itself was such a diverse party that it managed to accomplish almost all shades of opinion within it. तो अगर हम लोग आज की बात करें तो आज की जो कांग्रेस है और उस समय की जो कांग्रेस है उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि उस समय के जो लोग थे उसमें क्या थे, जो गरीब भी थे, अमीर भी थे, कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, कुछ सिख थे, कुछ ईसाई थे, या कुछ शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे लोग थे। तो हम इनकी बात करें तो हमें उसमें उस समय की और आज की कांग्रेस है, उस समय में दोनों में बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो सीट तो भैया वैसे उस समय भी पार्टीज थी, पर जो ज़्यादातर सीट थी वो किसने घेर के रखी थी भैया? जो कांग्रेस थी हमारी, उसने इतनी भयंकर सीट घेर के रखी थी, क्या बात कहें। और यही सब हम लोग देखने को मिलता है कि उस समय जो कांग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई थी, और इस टॉपिक में कुछ नहीं है। तो अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है?
द प्रिंसिपल ऑफ डेलीब्रेशन। द प्रिंसिपल ऑफ डेलीब्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल डेलीब्रेशन मतलब होता है डिबेट करना। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उन्होंने डिबेट की कि भैया किसी ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। हाँ, कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करने की काफ़ी कोशिश की। जैसे कि अगर हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें तो उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करने की बात की। पर सब जितने भी लीडर्स थे सबके मन में यही था कि भैया जो देश है वो उसे देश को दिमाग में लेके चल रहे थे कि देश अलग ना हो कुछ भी करके। तो बस हम इस कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक में इस हेडिंग में यही पढ़ेंगे कि ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ होल नेशन। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत दिया, होल नेशन इन द माइंड। देयर वर ऑफ्टन disagreement amongst member but few disagreement could be traced to member protecting their own country। तो जितने भी लोग थे भैया सबके मन में थोड़े बहुत खट्टे मिठाव तो भैया घर में अगर दो भाई भी हो तो उनके बीच में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो जब इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही, देश की बात चल रही थी, तो देश कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो थोड़े बहुत मतभेद तो होते हैं सभी के बीच में। तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी हुआ कि भैया कि थोड़े बहुत खटाव मिठाव तो सबके बीच में आए, पर सबके दिमाग में क्या था भैया, अपनी होल कंट्री को लेकर चलना था कि हमारी कंट्री चलेगी कैसे। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी तो उसमें कई कई मैटर्स को लेके बहुत बड़े बड़े डिबेट चलते थे। तो डिबेट्स कैसे डिबेट चलते थे भैया कि क्या शुड इंडिया अडॉप्टेड अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज पावर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, के भैया स्टेट को पावरफुल बनाए या सेंटर को पावरफुल बनाए। तो इस बात को लेकर डिबेट होती थी। और किस बात को डिबेट होती थी? व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। तो जैसे कि फेडरल में जाना है या नहीं जाना है तो रिलेशन कैसा होगा स्टेट और सेंटर के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और क्या डिबेट होती थी? व्हाट शुड बी द पावर ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी को कितनी पावर देनी है, कितनी पावर नहीं देनी है, कहाँ तक रोक लगानी है। कि जैसे कि हमने बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन की बात की थी तो उसमें क्या था कि जो लेजिस्लेशन और जुडिशरी है सबको बराबर पावर देनी थी। तो यही सब डिबेटें चलती रहती थी कि जुडिशरी को कितनी पावर देनी है, कितनी पावर नहीं देनी है। और क्या डिबेट चलती थी? शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट, क्या हमारा संविधान हमारे प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो उनको प्रोटेक्शन देता या नहीं देता। तो ये सारी डिबेट चलती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय हमारा। तो अगर हम लोग इसको फर्दर समझें तो कि ऐसी कौन सी डिबेट थी जिसमें कि सभी लोग आपस में राजी हो गए थे, तो वो ऐसी डिबेट थी, वो कौन सी डिबेट थी? यूनिवर्सल सफरेज। तो इसका मतलब क्या था कि सभी जो इंडियंस हैं वो सभी बराबर होंगे। किसके लिए? एक सर्टेन एज के होने के बाद कि सभी लोग एक दूसरे मतलब एक अपने वोट देने के लिए एलिजिबल हों अपने लीडर को चुनने के लिए। तो इसमें ना ही कोई ऐसा नहीं था कि कोई औरत वोट नहीं दे सकती है या आदमी वोट नहीं दे सकता है या पढ़ा लिखा वोट नहीं दे सकता या अमीर वोट नहीं दे सकता या गरीब वोट नहीं दे सकता। तो सभी लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रिए में सब बराबर थे। तो उस समय में एक भी डिबेट ऐसी नहीं हुई जिसमें कहा इसमें कोई भी इसने हानि दिखाई। सब मानते थे कि यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए, सबके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो इस टॉपिक में बस इतना ही है, चाहे वो किसी भी कास्ट को लेकर या एजुकेशन या जेंडर को लेकर या इनकम को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। तो हम लोग आगे फर्दर पढ़ें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ इट्स अथॉरिटी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अथॉरिटी मिली कैसी है? क्योंकि जो भैया इसमें क्या है, पब्लिक रीज़न है, मतलब इसमें पब्लिक का हित है। इस वजह से मतलब पब्लिक ने इसे माना है, स्वीकृत किया है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आज़ादी के लिए लोगों ने लड़के ही कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की थी, इस वजह से इसको अथॉरिटी है। तो इसको हम लोग फर्दर पढ़ते हैं। फ्रॉम द फैक्ट दैट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंगेज इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजन। तो भैया पब्लिक इनको सपोर्ट करती थी, जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसको सपोर्ट करती थी। लोगों ने खुद उन्हें चुन के ये बनाने के लिए कहा था। दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। वो अपना इंटरेस्ट नहीं देखते थे बल्कि पूरे देश का इंटरेस्ट देखते थे। बट गेव अ प्रिंसिपल रीज़न टू द मेंबर्स फॉर द पोजीशन। तो हम लोग समझे कि भैया कि वो लोग केवल अपना फ़ायदा नहीं देख रहे थे, वो तो देश में जुड़े हुए करोड़ों लोगों की उम्मीद थे कि जिन्होंने देश को एक सहारा दिया था। तो वो केवल अपना हित नहीं देख रहे थे, वो पूरे देश का हित देख रहे थे।
तो अगर हम लोग फर्दर इसके प्रोसीजर की बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बना कैसे था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके अंडर के नीचे 8 कमिटीज़ आती थी। कितनी कमिटीज़? 8 कमिटीज़, जिनका काम क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट को टॉपिक मतलब मेन कॉन्सेप्ट को लेके अलग अलग सब्जेक्ट को उनके मतलब इन 8 कमेटियों में बांट दिए गए थे कि आप इस कमेटी पर काम करेंगे, आप इस कमेटी पर काम करेंगे। तो मेनली ये जो कमेटी बनती, ये 8 कमेटी थी, इनके प्रेसिडेंट कौन बनते थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर। अगर आप लोगों को पता हो कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके हेड कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग आपस में यार दोस्त मित्र घनिष्ठ मित्र हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये भैया ये साथ में काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देश के लिए, देश को इनकी ज़रूरत थी, इस वजह से ये साथ में काम कर रहे थे। तो इन्होंने इनके, अगर हम लोग इनकी पर्टिकुलरली हर किसी की बात करें तो हर किसी के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते थे। अगर हम लोग बात करें कि गांधी जी के और इनके डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचार नहीं मिलते थे, या नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी के विचार थे वो सरदार पटेल से नहीं मैच खाते थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इन लोगों के आपस में विचार नहीं बनते थे, पर देश के लिए इन लोगों ने अपने अपने जो मनमुटाव था वो दूर कर दिया, देश के लिए केवल और केवल, कि जिससे देश आगे बढ़ सके। तो फर्दर हम लोग इस टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि देयर वर नो मैन हु वर एग्रीड विद ईच अदर, मतलब कोई भी आपस में एक दूसरे से एग्री नहीं करता था। जैसे कि अगर हम लोग अम्बेडकर जी की और गांधी जी की बात करें तो क्या था, इन दो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग देखा पूनापट के बारे में, आपने सुना होगा कि भैया, तो गांधी जी रिजर्वेशन के सिवा और कुछ नहीं देना चाहते थे शेड्यूल कास्ट को। पर इसी वजह से जो BR अम्बेडकर थे वो किसको पसंद नहीं करते थे, जो कांग्रेस थी उसे कुछ खासा तौर पर पसंद नहीं करते थे। और हम लोग बात करें किनकी, पटेल की, डॉक्टर सरदार पटेल की बात करें और नेहरू जी की बात करें, ये भी बहुत सारे इशूज़ में एक दूसरे का साथ नहीं देते थे। पर इनका जो योगदान है हमारे देश के लिए, इस वजह से इतना बड़ा योगदान दिया है कि इनके विचार भी एक दूसरे से नहीं मिलते, तो भी साथ में काम किया। किसके लिए? हमारे देश के लिए। तो अगर हम लोग फर्दर बात करें तो द ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हमने इन 8 कमेटीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो 8 कमेटी बनी थी तो ये पर्टिकुलर प्रोविज़न पे काम करती थी। तो अब जो प्रोविज़न बन जाता था तो उसका वो क्या करते थे, वो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके सामने रखते थे और उन पर गहन चर्चा होती थी कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो इस जो असेंबली में जो चीज़ बने, जो उन्होंने ड्राफ्ट किया था प्रोविज़न, अब उसके बारे में कई सारी डिबेट चलती थी कि भैया क्या सही है क्या गलत है। कि अगर मैंने मान चलिए, मैं अगर एग्जांपल दूं कि मैं एक प्रोविज़न लाऊं कि अगर हम कुछ गरीबों को रिजर्वेशन दे, अगर मान के चलिए किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे जिसकी वजह से वो अपलिफ्ट हो पाए, समाज में बराबर मुंह दिखाने लायक हो पाए, क्योंकि समाज ने उसे दबा के रखा है। तो कुछ रुपए देकर या कुछ किसी में सेक्टर पे, मतलब किसी सेक्टर पे उस पर रिजर्वेशन देकर उसे जॉब दे सकें, इससे जिससे वो खुद को अपलिफ्ट कर पाए, समाज में बराबर ला पाए। तो अब इसको हम लोग क्या करते थे, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रखते थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सभी लोग जा सकते थे, किसी कोई भी जा सकता था, पर्टिकुलर मीडिया या कोई भी हो, तो वो समझ सकता था कि प्रोविज़न ये आया है तो इस पर इतनी डिबेट चल रही है, ये बात हो रही है, तो कहीं छुपा हुआ नहीं था। तो ये प्रोविज़न मान चलिए कि अब ये इसमें एक आदमी ये बैठा ये कह रहा सही नहीं है, कि जो अमीर जो जनरल कास्ट के हैं तो वो ये कहेंगे भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको भी रिजर्वेशन दो। फिर ये कहेंगे भैया, आप जो SC कास्ट वाले हैं वो ये कहेंगे कि भैया कि आपको तो आपके तो पहले ही से इक्वलिटी है, आपके समाज में इज्जत है, हमारी तो कोई इज्जत नहीं है क्योंकि आपने हमें सालों साल दबा के रखा है। तो पर्टिकुलरली चीज़ें ऐसी ही चल रही थी। आगे पढ़ते हैं तो द असेंबली मेट फ्रॉम 166, तो 166 डेज क्या हुई, मीटिंग चली है। और ये एक दिन मतलब डेली मीटिंग नहीं चलती थी, ये चलती थी, ये 2 years and 11 month ये मीटिंग चली है। कितने दिनों में? 2 साल और 11 महीनों के अंदर में चली हैं। इट्स सेशंस वर ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक अलाइक, मतलब कि ये सेशन सभी के लिए खुले थे। अगर ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं थी कि एक कमरे में बैठ के चुपके से प्रोविज़न बना लिया, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें पब्लिक भी जा सकती थी, हम लोग भी जा सकते थे, और जो मीडिया वगैरह थी वो भी जा सकती थी, और इन कमेटी की जो प्रोविज़न्स हैं उनके ऊपर डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकती थी।